नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के सोशल साइंस। तो इसमें आज हमारा है इतिहास कक्षा 6 का, जिसमें है अध्याय 2 और इसमें हमारा चैप्टर है भोजन संग्रहक से उत्पादक तक। सबसे पहले इसमें देखते हैं नाम और तिथियों के बारे में। तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। मित्रों, पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पूरा पाषाण काल का जो समय माना गया है लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक इसका समय निर्धारित किया गया है। मानव इतिहास की 99% कहानी पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, सीटेट में इसको बिल्कुल पूछा हुआ है। अब देखते हैं कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हैं। तो हुंसगी है जो कर्नाटक में पड़ता है, कुरनूल है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल की। तो इसे मेसोलिथ भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल का समय लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। मध्य पाषाण काल के औजार आमतौर पर छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष पहले मानी जाती है। नवपाषाणिक पूरा स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, हल्लूर है, कोल्डिहवा है, महागढ़ा है, चिनाद है, दार्जिलिंग होर्डिंग है। तो ये मित्रों ध्यान में रखेंगे नवपाषाणिक जो पूरा स्थल है इसके बारे में। अगला पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो आरंभिक मानव थे वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडों को इकट्ठा करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। अब देखते हैं मित्रों कि जो अखेटक समुदाय के लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, उसका कारण क्या था। कारण था पहला कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। तो मित्रों ध्यान में रखें कि उस समय तो खेतीबाड़ी होती नहीं थी, तो अगर वो एक ही जगह पर रहते तो जो वहाँ पर पौधे थे फल थे और जानवर थे उसको खा करके क्या कर देते, वो समाप्त कर देते। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो मित्रों उस समय जो जानवर थे वो क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने चारा ढूंढने के लिए जाते थे, इसलिए जो उस समय का मानव था उनके शिकार के लिए भी उनके पीछे जाया करते थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अगला कारण कह रहा है मित्रों, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रहने की जगह निर्धारित करना। तो इसमें पहला स्थान है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। मित्रों भीमबेटका में गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो मित्रों उस समय लोग गुफाओं में रहते थे, जिसका कारण ये था कि उन्हें बारिश से
धूप से और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। इन गुफाओं में शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आग की खोज। कुरनूल गुफा से राख की अवशेष मिले हैं। इसका मतलब कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इससे आकलन ये लगाया जाता है कि आरंभिक जो लोग थे आग जलाना सीख गए थे। आखिर प्रारंभिक लोग आग का इस्तेमाल क्यों करते थे? तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को आदि दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव और गर्मी पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि 12,000 वर्ष पहले यानी मध्य पाषाण काल में क्या होगी, जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्षा होगी। जब बारिश होगा तो घास क्या होंगे, घास के मैदान बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए उस समय हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा खा कर क्या करते थे, जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झुपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम जो कश्मीर में पड़ता है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा जाता था। तो मित्रों आप लोग जानते ही हैं कि बुर्जहोम कश्मीर में है। तो कश्मीर में क्या होती है, ठंड पड़ती थी। तो जब ठंड पड़ती होगी तो लोग गड्ढे बना करके नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जाहिर सी बात है मित्रों कि जब घर गड्ढे में होगा तो उसे उतरने के लिए क्या होगी, सीढ़ियाँ होंगी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। झुपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि नवपाषाण काल में लोग अब धीरे धीरे कपड़े बुनने लगे और कपास की खेती भी करने लगे। नेक्स्ट कह रहा है मेहरगढ़ में मृत्यु जीवन। तो मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलम दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ संभवतः स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतक के पास कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ। तो ये तो मित्रों थे इतिहास से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।